हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्टर ई ज्ञान पे। दोस्तों, आज चर्चा का विषय है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्योंकि अभी हाल ही में इसी सप्ताह 14 अप्रैल को बाबा साहेब की यानी भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, 14 अप्रैल 2023 को। तो चलिए उनके बारे में समझते हैं कुछ उनके बेसिक जानकारियों को, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम लोग इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। कहाँ पे हुआ था? तो मध्य प्रांत के महू स्थान पे, यानी कि महू नाम का एक नगर, ये गांव था जो कि मध्य प्रांत में पड़ता था। उसमें ब्रिटिश भारत में मध्य प्रांत था। वर्तमान में बात करें तो ये वर्तमान में अभी क्या है, अम्बेडकर नगर है, जो कि एमपी में पड़ता है, यानी कि मध्य प्रदेश में। और इनके जो माता पिता के नाम थे, तो इनकी माता के नाम थे भीमाबाई और इनके पिता का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। और भीमराव अम्बेडकर के बचपन के नाम की बात करें तो इसी के आधार पे, जो भीमाबाई अपनी माँ के नाम के आधार पे उनको कहा जाता था भीम। उनके बचपन का नाम क्या था? भीम था। वे एक समाज सुधारक थे, विधिवेता, अर्थशास्त्री, लेखक, बहुभाषाविद, विद्वान, विचारक और राजनेता थे। और ये जो है हमारे जो संविधान है, भारतीय संविधान, उनके जनक के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट। और जो स्वतंत्र भारत है उसके पहले कानून मंत्री बने। अब बात करें इनकी शैक्षणिक उपलब्धियां की, तो इनको जो है 64 विषयों में मास्टर की डिग्री प्राप्त थी। 9 भाषाओं का इनको ज्ञान था और कुल इनके पास 32 डिग्रियां थी। यानी कि 64 विषयों में मास्टर किए हुए थे और 9 भाषाओं का ज्ञान था इनको और कुल 32 डिग्रियाँ हैं। वहीं बात करें तो 1916 में इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जो है डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर ली। और ये इस तरह की उपाधि प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय थे। वहीं पे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ से जो इन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। और यह डिग्री प्राप्त करने वाले जो है वह पूरे वर्ल्ड के, यानी कि पूरे विश्व के एकमात्र और पहले व्यक्ति थे। इसके बाद इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को, कब? 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक जगह है दीक्षा भूमि, यहाँ पे इन्होंने अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। यहाँ पे पहले इनका जो जन्म हुआ था वह हिंदू धर्म के महार जाति में हुआ था, जो कि उस समय दलित जाति में आता था। तो दलित जाति में होने के कारण इनको बहुत सारे छुआछूत की सामना करना पड़ा। उस समय छुआछूत का प्रचलन बहुत अधिक था और इतना अधिक था कि उन्हें उस धर्म को छोड़ के, यानी कि हिंदू धर्म को उन्होंने छोड़ के बौद्ध धर्म को अपना लिया। और यहाँ पे बौद्ध धर्म अपनाने का उनका मत ये था कि हम वैसे धर्म का पालन क्यों करें जो कि इंसान के बीच भेद करें। क्योंकि हिंदू धर्म में पहले छुआछूत का इस स्तर का था कि अगर कोई नीची जाति का है, यानी कोई दलित परिवार समाज का है, तो उसका परछाई भी अगर कहीं पड़ जाता था तो वो उच्च जाति के लोग अपने आप को अपवित्र समझने लगते थे और उनकी परछाई से भी दूर रहते थे और उनको अपने जो अभी के वर्तमान एरिया बोलते हैं, यानी अपने क्षेत्र में उनको आने नहीं देते थे। और उन्हें जो है तालाब से या कुआं से, जो सार्वजनिक तालाब कुआं होते थे, उनसे पानी तक पीने नहीं दिया जाता था। ये स्थिति थी उस समय। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से जो है 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में जो भीमराव अम्बेडकर जी थे वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए। उसके बाद इनका उसी साल 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया, जिसे हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जानते हैं। चूँकि ये बौद्ध धर्म अपना लिए थे और बौद्ध धर्म में निधन को कहा जाता महापरिनिर्वाण, इसलिए उस दिन को, और दिन यानी दिवस हो गया, इसलिए उस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जाना जाता है। और इनका जो समाधि स्थल बनाया गया वह चैत्य भूमि है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न। इनको 1990 में इनको मरणोपरांत यह भारत रत्न दिया गया। बात करें अगर भारत रत्न की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954, जिसमें हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो उन्हीं के समय जो है ये भारत रत्न की स्थापना की गई और इनको 1990 में मरणोपरांत दिया गया। आगे हम लोग बात करें 1927 में जो है बाबा साहेब ने महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया। अब यहाँ बात आई है महार सत्याग्रह। तो महार सत्याग्रह क्या था? बात थी 1926 की। 1926 को जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ महार महाराष्ट्र में स्थित एक जगह है
वहीं की जो नगर पालिका थी यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ महाड़ जो थी, वह अछूतों के लिए यानी कि जिसे उच्च जाति के लोग अछूत मानते थे उनके लिए जो सार्वजनिक कुआं थे, कुआं और तालाब, सार्वजनिक कुआं और जो तालाब थे उनसे पानी पीने की अनुमति दे दी थी, यानी कि उसके लिए आदेश पारित किया था। उच्च जाति के लोग क्या होते थे कि अछूतों को यानी जो दलित समाज से बिलोंग करते थे उनको जो सार्वजनिक कुआं थे और तालाब से उनसे पानी पीने नहीं देते थे, इसलिए ताकि वो क्या समझते थे कि ये लोग कुएं से पानी पियेंगे तो क्या होगा, ये कुआं अपवित्र हो जाएगा और उसका पानी हम लोग पीते तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। तो ये इस छुआछूत की उस तरह की स्तर थी उस समय। तो उस समय क्या था, 1926 में जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ महाड़ यानी कि जो महाड़ की जो महाराष्ट्र में स्थित एक जगह वहाँ की जो नगरपालिका थी वह सार्वजनिक कुआं और तालाब से जो है अछूतों को पानी पीने के लिए उससे संबंधित आदेश पारित कर दिए थे, यानी कि अछूत भी अब जो है सार्वजनिक कुआं और तालाब से पानी पी सकते हैं। पर जो उच्च जाति के लोग थे, उच्च जाति के लोग वह इस आदेश को नहीं मानते थे, वह इस आदेश को मानते ही नहीं थे। ये आदेश पारित होने के बावजूद भी वे नीची जाति के लोगों को उससे पानी पीने नहीं देते थे। तो जिसके विरोध में जो है 1927 में, कब 1927 में बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में जो है महाड़ सत्याग्रह हुआ, यानी कि अछूतों को अधिकार दिलाया गया उसके माध्यम से ताकि अछूत भी उस कुएं का पानी पी सके। तो उसी से संबंधित है महाड़ सत्याग्रह। आगे बात करें तो इन्होंने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 12 नवंबर 1930 को, और सेकंड जो हुआ था 7 सितंबर 1931 को, जिसमें कि गांधी जी भाग लिए। तो कई बार एग्जाम में सवाल आते हैं यहाँ से कि गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, तो वह दूसरा है जो कि 7 सितंबर 1931 को हुआ था। और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 को। तो जो बाबा साहेब थे वह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। अछूतों के एक यानी कि जो दलित समाज थे उनमें जो अछूत का जो उसके साथ भेदभाव होता था उसके विरोध में जो है उससे संबंधित नियम बनाने के लिए और उसमें अछूतों से वो अच्छे समाधान देने के लिए जो है वह तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। उसके बाद जब 1932 में जो कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन जब हो चुका था, उसके बाद 1932 में जो है एक पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर होता है। किनके बीच, तो गांधी जी और बाबा साहेब के बीच, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच जो है एक पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर होता है। ये पूना पैक्ट क्या था कि जब दलितों को यानी कि जो नीची जाति के लोग को था उनके साथ जब बहुत अधिक भेदभाव होने लगा तो फिर बाबा साहेब का मानना था कि जब तक इन्हें राजनीतिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं होगी तब तक जो है इनका जीवन स्तर जो है में कोई भी सुधार नहीं आएगा। तो उसके लिए इन्होंने गांधी जी से कहा था कि हमें जो है दलित समाज को अलग करके यानी कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए। किसकी मांग कर रहे थे, तो अम्बेडकर साहब यानी कि बाबा साहब जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे कि हमें जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए ताकि उसमें जो चुनाव लड़ेंगे तो वो दलित समाज से ही लड़ेंगे और वह जब ये सत्ता में आएंगे यानी कि वह जब राजनीति में आएंगे तो वह अपने समाज की भलाई के लिए काम कर सकेंगे। और उच्च जाति के लोग जो है वह सिर्फ उच्च जाति के लोगों की ही भलाई करते हैं, निचली जाति के साथ क्या होता है बहुत अधिक भेदभाव होता है। तो उसके लिए जो है इसी के संदर्भ में जो है बाबा साहेब पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे। लेकिन गांधी जी को पता था कि अगर पृथक निर्वाचन क्षेत्र देंगे तो भारत क्या होगा कि जाति के आधार पर बंटना शुरू हो जाएगा, यानी कि जाति के आधार पर बढ़ जाएगा। और उनको ये भी मालूम था कि जो उस समय अंग्रेज का भी शासन था भारत पे, तो उस समय जो है ये जानते थे कि अंग्रेज का नीति ही यही है कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। तो ये नीति उस समय अंग्रेज लोग अपना के रखा था। तो गांधी जो है ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र के बात पे ये सहमत नहीं हो रहे थे और इसी को फिर इन्होंने गांधी जी बाबा साहेब को मनाए कि देखिए अगर पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात करते हैं तो इसके आधार पर क्या होगा, जितने जाति है वो सभी अपने अपने पृथक क्षेत्र मांगना शुरू कर देंगे। और एक बार अगर पृथक निर्वाचन क्षेत्र जाति के आधार पर दे दे तो उस समय से भारत के कई सारे टुकड़े हो जाएंगे और जो हम लोग आज़ादी का सपना देख रहे हैं वह क्या होगा, असंभव होने लगेगा, यानी कि आज़ादी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह इन्होंने जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र को इन्होंने खारिज कर दिया और इन्होंने उनसे वादा किया था कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो उस समय जो है इन्हें जो दलित समाज से आएंगे उन्हें आरक्षण दिया जाएगा।
तो वहीं से आरक्षण की बात निकल कर सामने आई। अब हम लोग इनकी राजनीतिक भूमिका को देखें तो इन्होंने 1936 में बॉम्बे विधानसभा से जो है एमएलए के लिए नियुक्त हुए थे, यानी कि एमएलए की सीट जीते थे। उसके बाद 1942 में श्रम सदस्य के रूप में जो है वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त हुए थे। और वहीं पे जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था और संविधान सभा का गठन हुआ, तो उसके बाद संविधान का निर्माण हुआ, तो उस समय इन्होंने जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। यानी कि जो संविधान निर्माण के दौरान जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? बाबा साहेब अम्बेडकर। उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया 1947 में जो है स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। आगे बात करें इनके और महत्वपूर्ण कार्यों के, तो इनके द्वारा कई सारे पत्रिकाएं, पुस्तकें और संगठन का निर्माण किया गया। कई सारे पत्रिकाओं का प्रकाशन किए गए और पुस्तकों का भी प्रकाशन किया गया और इनके द्वारा कई सारे संगठन का स्थापना किया गया। तो चलिए इनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो पत्रिका है उनको समझ लेते हैं। जैसे कि मूक नाय, इसका प्रकाशन जो है 1920 में हुआ था और ये एक साप्ताहिक पत्रिका है, यानी कि वीकली है, वीकली मैगजीन है ये। उसी तरह बात करें बहिष्कृत भारत, तो ये 1927 में इसका प्रकाशन हुआ और समता 1929 में और जनता 1930 में। तो ये इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया इनके द्वारा। वहीं पुस्तकों की बात करें तो इनमें जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो वेटिंग फॉर ए वीज़ा, जो इनकी आत्मकथा यानी इनके खुद के द्वारा लिखा गया है, वेटिंग फॉर ए वीज़ा। हालांकि ये सारे पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है और प्रकाशन अलग अलग समय में हुआ, लेकिन ये जो अपनी आत्मकथा लिखे हुआ क्या है, इनका आत्मकथा याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से कौन सा ये महत्वपूर्ण है, वेटिंग फॉर ए वीज़ा। उसी तरह फिर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इनका प्रकाशन कब हुआ? 1936 में हुआ। उसके बाद द अनटचेबल्स 1948 में इसका प्रकाशन हुआ। उसके बाद बुद्ध और कार्ल मार्क्स 1956 में। और उसी तरह एक और पुस्तक है बुद्ध पे ही, बुद्ध एंड हिज धम्म। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं इनके द्वारा जो कि लिखी गई है। तो वहीं संगठन की बात करें तो इसमें बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना इन्होंने जो 1923 में की थी। उसके बाद इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में और एक संघ था अनुसूचित जाति संघ, जिसकी स्थापना इन्होंने 1942 में किए हैं। तो इनके द्वारा ये महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। अब बात करेंगे हम लोग कि इसके राष्ट्र निर्माण में इनका क्या क्या योगदान रहा, तो इन चीज़ों को भी हम लोग देखने वाले हैं। आगे हम लोग बात करें कि राष्ट्र निर्माण में इनकी क्या भूमिका थी, तो कई सारे भूमिका हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे कि पहले बात करें तो इन्होंने जिस समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे, तो उसी समय स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के माध्यम से जो है एक न्यायपूर्ण समाज निर्माण करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ साथ महिलाओं को भी वोट का अधिकार देने के लिए जो है प्राप्त कराने के लिए भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और वहीं बात करें श्रम नीति की, तो वही सरकार की जो श्रम नीति की जो बुनियादी संरचना तैयार की गई थी, जैसे कि कार्य के घंटे तय करना हो, ओवर टाइम के लिए, सशुल्क अवकाश के लिए, न्यूनतम मजदूरी और मातृत्व लाभ या समान वेतन, तो इन सब में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कार्य के घंटे का मतलब इनका अर्थ है कि इनके द्वारा तय किया गया था कि प्रति सप्ताह जो है अधिकतम 48 घंटे तक ही कार्य किया जाएगा किसी एक मजदूर के द्वारा, और ओवर टाइम का भी उसको लाभ मिलेगा। अगर कोई मजदूर 8 घंटे से अधिक, यानी कि इस सप्ताह में देखें तो पर डे के हिसाब से इसका 8 घंटा होता है, तो अगर उसका ओवर टाइम होता है यानी कि 48 घंटे से ज़्यादा कह सकते हैं एक सप्ताह में, या फिर पर डे का 8 घंटे से ज़्यादा अगर वो ड्यूटी कर रहा है, तो उसके लिए ओवर टाइम का भी उसको सुविधा दिया जाए। और सशुल्क अवकाश मिले, यानी कि जब वो छुट्टी ले तो उसके पेमेंट कटे नहीं, यानी कि उसका छुट्टी वाले दिन का भी उसको वेतन मिले, तो ये उसका हो गया सशुल्क अवकाश। न्यूनतम मजदूरी की बात करें, यानी कि मजदूर के लिए न्यूनतम एक मजदूरी फिक्स किया जाए कि उससे कम में वह काम नहीं करे, यानी कि जब भी एक फिक्स मजदूरी कर देगा, जब भी वो काम करेगा तो उससे जो फिक्स मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी वो मिलेगा या उससे ज़्यादा ही मिलेगा। और एक मातृत्व लाभ, यानी कि महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ की सुविधा लाई गई है। इसके तहत क्या है कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई या फिर बच्चे को संभालने के लिए उसको अलग से छुट्टी दिया जाएगा और उसके बदले में उसके पेमेंट में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। और एक इसके अंदर आता है समान वेतन, यानी कि लिंग के आधार पर जो है महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव ना हो। अगर वो समान कार्य कर रहे हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो उसे समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। तो इस तरह के जो बुनियादी संरचना तैयार किया गया था ये सरकार की श्रम नीति के तहत, उसमें भी बाबा साहब के बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा है। आगे बात करें तो इसमें महिलाओं को तलाक का अधिकार हो, चाहे बच्चा अडॉप्ट करने का अधिकार हो या फिर विरासत में हिस्सा, महिलाओं का हिस्सा हो,
तो इन सभी में भी भावे साहब का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है महिलाओं को तलाक का अधिकार दिलाने के लिए। और बच्चा अडॉप्ट करने है, किसी महिला का अगर बच्चा ना हो तो वह बच्चा अडॉप्ट कर सकता है, उसका भी अधिकार है। और विरासत में जो यानी कि जो संपत्ति है, जो विरासत में जो संपत्तियां मिलती है उसमें कि अभी जैसे पुरुषों का अधिकार होता था तो उस समय इनका मानना था कि उसमें महिलाओं का भी अधिकार हो, तो उसके लिए भी इन्होंने बहुत सारे इसमें योगदान इनका रहा है इन सभी अधिकार को दिलाने में। और आगे बात करें जैसे नदी घाटी परियोजना, तो इनके निर्माण में भी इनके सोच का ही परिणाम है, यानी कि इनके जो सोच विचार थे उसी के आधार पे भी इनका सोच का भी परिणाम निकला है नदी घाटी परियोजना। जैसे कि अगर बात करें दामोदर नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना और हीराकुंड नदी घाटी परियोजना जो कि महानदी पर है, तो इन सभी के निर्माण में भी इनका विचार था, जो इनकी सोच थी, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान इनमें रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो एक बार अपने दोस्तों के भी जरूर इसको शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारियाँ प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।